जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2026 में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इन क्लास को अच्छे से करिएगा। क्वेश्चंस को लगाने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझना है। पहला जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एचसीएफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 1950, 1560 और 2340 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नंबर जो दिए गए हैं, पहला नंबर दिया गया है 1950, दूसरा है 1560, है ना, दूसरा है 1560 और तीसरा है यहाँ पर 2340। हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है, ठीक ना। डिफरेंस अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू ये है ना, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 0, ठीक है। इसमें से इसको घटा लेंगे हम लोग, तो 15 में से 9 गया, 6 गया, 9 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 18, 18 में से 15 गया, 3 आ गया, 390 आ गया ये। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए, चाहे इनका डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करीब वाले वैल्यू हैं, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 का 0, 4 मतलब 14, 14 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे बचा 22, 22 में से 19 गया तो ये आ जाएगा 3, मतलब अब 390 आ रहा है। तो इन 390 का एचसीएफ क्या होगा, फिर से यहाँ पे डिफरेंस, अब डिफरेंस मत लीजिएगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 390, 390, तो 390 ही आएगा क्योंकि 390 से दोनों कट जाएंगे, तो यही 390, ये फिर इसका कोई फैक्टर या मल्टीपल ही हमारा आंसर होता। तो 390 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक बिक्री के दौरान 50% माल 40% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% भाग 13% लाभ पर बेचा जाता है और शेष जो माल है वो 32% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि लॉस पर। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान बताइए, यानी कि ओवरऑल हमें लाभ यहाँ पर बताना है। चलिए लगाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो माल है वो 100% है, टोटल है ना 100%। इस 100% का 50% यानी कि 50 यूनिट माल है ना, 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि 40% पॉजिटिव होगा। फिर शेष माल का देखिए 100 टोटल था, 100 में से 50 यहाँ चला गया तो बचा कितना, 50 से बचेगा, 100 माइनस 50, 50 बचा। इस 50 का कितना, 40% है ना, इस 50 का बचे हुए का 40%, 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5। तो कितना होगा, ये 10 बार में 10 दूना 20, यानी कि 20 यूनिट माल जो है वो 13% के प्रॉफिट पर बेचा गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर बचा हुआ तो देखिए 50 और 20 बिक गया तो 70 हो गया, ये टोटल 100 था, 100 माइनस 70 कितना बचेगा, यहाँ पर 30। तो 30 यूनिट माल जो है वो कितने में, 32% की हानि में। हानि को हम लोग नेगेटिव से दर्शाएंगे। अब ओवरऑल निकालना है तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है आपकी, जो माल है उसका रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो अगर लेंगे तो यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, कट जाएगा तीनों, है ना, 0 0 0 खत्म हो गया। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 चौके 20, 200%, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 13 दूना 26 और माइनस यहाँ 32 तियाँ 96 हो जाएगा, ठीक है, 96। और डिवाइड में क्या करना है, टोटल माल 5 2 7 3 10 डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों कितना होगा, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का देखें 0, ये बचा 70 है ना, माइनस का 70 और माइनस का 70 प्लस 200 तो 130 हो जाएगा। पॉजिटिव का 130 डिवाइड बाई यहाँ पर 10, कटेगा 0 से 0 तो 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पर 13% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब प्रॉफिट बता रहा है। तो यही x की वैल्यू है 13%, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, बन जाएगा, है ना। ट्रेपेजियम से रिलेटेड है, कह रहा है किसी समलंब की 2 समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि इस समांतर भुजाओं के युग्म के दूसरी भुजा की लंबाई इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो उक्त समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। पहले तो ट्रेपेजियम के बारे में समझ लेते हैं, ट्रेपेजियम होता कैसे है।
तो ट्रेपेजियम का शेप कुछ इस तरीके से होता है, मतलब दो लाइंस पैरेलल होती हैं लेकिन यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन यहाँ पे दो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। इनके बीच का दूरी मतलब लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी जो दी गई है यहाँ पर दोस्तों, ये जो दूरी है कह रहा है इसमें बीच की दूरी जो है दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर है। पहली भुजा तो हमें दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर है, पहली भुजा हमें दे रखी है। दूसरी भुजा हम a मान लेते हैं, तो ये जो दूसरी भुजा की लंबाई है ये इनके बीच की दूरी के बराबर है, यानी कि a के बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है, तो इसके एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला जो होता है इसका, ये होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं के लंबाई का सम, यानी कि a + b, और इनटू यहाँ पर ये होता है हाइट का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है ना। तो एरिया कितना है यहाँ पे 120 है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है ना। a का मतलब पहली भुजा, तो पहली भुजा a है, a ही है। दूसरी भुजा क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 हो गया। और h का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो कि a है यहाँ पर। अब इसको हमें सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, कितना आ जाएगा देख लीजिए। a की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 240, ठीक है। 240 बराबर यहाँ पे होगा a × a + 8। अब यहाँ पे वैल्यू मतलब इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a की। अगर हम 20 रखते हैं तो देखिए 20 रखेंगे तो ये 20 और 20 + 8 28 हो जाएगा। तो 20 और मल्टीप्लाई किया 28 हमें 240 देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि 28 दूना 56, 560 हो जाएगा, 240 के बराबर नहीं आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम 10 रखेंगे तो ये 10 और 10 + 8 18 हो जाएगा, 18 10 180, ये वाला भी नहीं होगा। 15 रखिए तो ये होगा 15, ठीक है 15, और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 और 8 23, ठीक है 23। तो 23 दहाई 230, तो ये तो ऐसे ही हो गया, मतलब 230 से बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, है ना। तो ये वाला भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है 12। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल कर 12 आ गई। क्यों, क्योंकि ये 12 होगा और 12 8 20, तो 12 और 20 का मल्टीप्लाई 240 आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से 12 होगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा यहाँ पर अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सवाल को देखिए, ये बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। यदि 16 20 30 में से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दी जाए तो परिणामी संख्याएं सतत समानुपात में होती हैं। परिणामी संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले तो हम निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास 16 20 30, इन सब में क्या जोड़ा जाए कि हमें यहाँ पे तीनों की तीनों संख्याएं समानुपाती मिल जाएं, है ना। तो यहाँ पे तरीका क्या है दोस्तों, तरीका यहाँ पर है भाई 3 संख्याएं है ना, तो इनको 4 संख्या बना लीजिए। कैसे, यहाँ पर 16 20 इन दोनों का रेशियो, और फिर से यहाँ पर 20 और 30 का रेशियो। इनको करते कैसे हैं, तरीका क्या है यहाँ पर लगाने का, तरीका बड़ा सिंपल सा है, बताते हैं हम। पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, ये ज़्यादा हो रहा है, इससे कितना ज़्यादा हो रहा है 4 ज़्यादा हो रहा है, ये इससे कितना ज़्यादा हो रहा है 10 ज़्यादा हो रहा है ना। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो यह आ जाएगा 2 और 5 का रेशियो। अब क्या करना है, बोला जा रहा है क्या संख्या जोड़ी जाए। जोड़ी जाए के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर उल्टा करेंगे, है ना। इसका रेशियो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने। लेकिन ये तरीका हम आपको कल भी बताए थे, क्या करना है 16 + x कर देना है, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है ना, क्या जोड़ी जाए, है ना। तो इसमें मान लीजिए कि x जोड़ देते हैं और इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बराबर होगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन इसमें भी x जोड़ के करना है। तो ये हो जाएगा 20 + x और इंटू यहाँ पे 2, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 80 प्लस यहाँ पर 5x, है ना 5x, और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पर 2x, ठीक है। तो ये होगा 3x, 3x की वैल्यू 3x की जो वैल्यू है ये कितनी होगी -40,
है ना भाई, 40 माइनस 80, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -40/3, यानी यही -40/3 जोड़ा जाना चाहिए तब हमारा आएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी, इसमें ये जोड़कर आएगा, है ना, ये जोड़कर हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी, और इसमें ये सबसे छोटी संख्या होगी, तो दोनों में जोड़ लीजिए और उनका मध्य अनुपात निकाल लीजिए, कितना होगा बताइए। यहाँ पे ये वाला सारा प्रोसेस समझ गए ना, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बाकी तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर x की वैल्यू। चलिए, तो सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो 16 में से कितना घटाना है यहाँ पे, 40/3, है ना, 40/3, तो 16 × 48, 48 - 40 यानी कि 8/3 आ गया। सबसे बड़ी संख्या ये 30 है, इसमें ये जोड़ देंगे मतलब -40/3 जोड़ देंगे, कितना होगा, 30 × 90 - 40 यानी कि 50/3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हमें मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपके पास मध्यानुपात मतलब कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेते हैं तो हमारा मध्यानुपात निकल जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 × 50 400, है ना, डिवाइड बाई नीचे कितना होगा, 9 हो जाएगा, 3 × 3 9, और इसका रूट ले लेंगे तो हमें मीन प्रोपोर्शन 400 का वर्गमूल 20 और 9 का 3, 20/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसको देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2.1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम 350 पूर्ण चक्कर लगाता है और इतना मीटर कपड़ा प्रिंट करता है, ड्रम की त्रिज्या क्या होगी। एक प्रिंटिंग ड्रम है, बेलनाकार है मतलब कि सिलेंड्रिकल है, वो 350 चक्कर पूरा करता है, तो कितना इतना एरिया कपड़ा प्रिंट कर लेता है, तो उसकी रेडियस बतानी है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। एक चक्कर में दोस्तों, एक चक्कर में वो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही यहाँ पर कपड़ा प्रिंट करेगा। भाई एक चक्कर घूमेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन आपका सिलेंडर है, ठीक ना, तो अगर ये एक चक्कर घूम जाए, एक चक्कर घूम जाए ये इस तरीके से, ठीक है, एक चक्कर घूम जाए अगर, तो एक चक्कर घूमने में वो अपने कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला सराउंडिंग एरिया, इसी एरिया के बराबर ही वो कपड़ा प्रिंट करेगा। तो वो 350 चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर में 2πRh, ये 2πRh क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक चक्कर में इतना ही एरिया, तो हमारे पास टोटल 350 चक्कर लगाता है वो, टोटल एरिया इतना कवर करेगा, और ये एरिया है कितना यहाँ पर 4158। ठीक है, बस आ गया हमारा, सारी वैल्यू रख दीजिए। देखिए बेलन की लंबाई कहिए या हाइट कहिए, वही मतलब है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, ठीक है, इनटू रेडियस नहीं पता, यही निकालना है। हाइट कितनी है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर को 21/10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 350, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 4158। ठीक है, काटा पीटी करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए कितना होगा, यहाँ पे 2 से ये 5 बार में है ना, 5 7 35, 35 से ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 तो आएगा है ना, उसका मतलब नहीं है। चलिए 11 से काट लेते हैं, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटिए तो 11 × 3 = 33। ठीक है, 8 बचा तो 85 हो गया, है ना, 8 बचा तो 85 हो गया, तो 11 × 7 = 77, फिर यहाँ पे 8 बचा तो 11 × 8 = 88, ये आ जाएगा 378। 21 से काट सकते हैं क्या, 7 से काट लीजिए, और यहाँ पे 21 कितना हो जाएगा 9 बार में नहीं, अभी यहाँ पर 2 भी बचा है, 2 से इसको काटिए, 2 से निपटाइए, तो 18 दूना 36 और 9 हो जाएगा। 21 से जस्ट 9 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, 21 नहीं हो 189, तो इधर 10 है, तो रेडियस कितना आ गया, इधर 9 और ये 10 नीचे डिवाइड चला जाएगा, तो 9/10 ये मीटर में आया है, मीटर में आया है, सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी 90 सेंटीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
इस सवाल को देखिएगा, टाइम एंड वर्क का बहुत खतरनाक सवाल है दोस्तों, है ना। ध्यान से इसका ट्रिक समझिएगा। ए, बी, सी और डी क्रमशः 12, 15, 20 और 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं भैया, बना लीजिए। ए है, बी है, सी है और डी है। ये सब के सब कितने कितने दिन में कर रहे हैं? ए 12 दिन में कर ले रहा है, बी 15 दिन में कर ले रहा है, सी यहाँ पर 20 दिन में और डी 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। चारों का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60, है ना। 60 सभी से कट जाएगा। तो देखिए एफिशिएंसी 60/12 5 आएगा, 60/15 4, 60/20 ये हो जाएगा 3, 60/30 ये हो जाएगा 2, है ना। तो एक दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं ये हमारे पास निकल कर आ गया ये चीज़, ठीक है। अब आगे पढ़िए सवाल। कह रहा है सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है भैया, लेकिन डी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। सी कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले तथा बी कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, टोटल काम इतना ही करना है ना, टोटल काम इतना ही करना है। हम कह रहे हैं कि हमें टोटल टाइम इस काम को करने में टी टाइम लग रहा है ना, टी टाइम यहाँ पर लग रहा है मान लीजिए। तो ये जो टोटल है, अब वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना। मतलब टाइम कितने दिन में और एक दिन में कितना काम, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क है कितना यहाँ पर? 60 यूनिट। इस 60 यूनिट वर्क को अलग अलग हिस्से में बांटिए। अब देखिए, छोड़ कौन नहीं रहा है? ए नहीं छोड़ रहा है, डी भी छोड़ दिया, सी भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया। तो ए जो है पूरे टाइम तक काम करेगा, जितने दिन भी काम लगा होगा वो पूरे टाइम तक काम करेगा ए। तो ए अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो पूरे टोटल टाइम टी में कितना दिन काम करेगा? 5 × टी, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टोटल वर्क हो गया ए का, ए इतना काम करेगा। फिर इसके बाद बी कितना काम करेगा? देखिए बी कह रहा है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन वो 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो टोटल डे था यहाँ पे टी, उसमें से वो 2 दिन लास्ट के काम नहीं किया, है ना। तो t-2 डेज तक वो बी काम करेगा। इसी तरीके से प्लस का सी कितना, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है यहाँ पर देखिए, लेकिन सी कितने दिन तक काम करेगा? देखिए कह रहा है सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही छोड़ देता है। ये बताइए कितने दिन तक काम करेगा? टोटल टाइम टी है, टी में से 3 दिन काम नहीं किया वो लास्ट के, ठीक है। फिर डी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ता है, 2 दिन बाद, काम शुरू होने से जस्ट 2 दिन बाद। तो ये बताइए कि अगर डी एक दिन में काम करता है 2 यूनिट, तो वो 2 ही दिन काम किया होगा, क्योंकि 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा ये? तो 2 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट। तो इसमें डी का काम जोड़ दीजिए 4 यूनिट, बस। ये इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होगा यहाँ पर, ये इधर आके घट जाएगा तो हो गया 56, है ना। 60 - 4 56 हो जाएगा। आगे सनी 5t, ये 4t और ये 3t, 5 4 9, 9 3 12, ये हो गया टोटल 12t। यहाँ देखिए माइनस का 8 ये होगा और माइनस का 9 ये होगा, तो -9 - 8 माइनस का 17 हो जाएगा, है ना। तो 12t की जो वैल्यू है वो इधर जुड़ जाएगा, 7 6 13 और 5 1 6 1 7, 73 हो गया। टी की वैल्यू यहाँ से टोटल निकल जाएगी 73/12, है ना। तो 12 × 6 = 72, मतलब 6 दिन, और 12 × 6 = 72, 1 बचा 1/12, ठीक है, 1/12। और 1/12 का मतलब होता है 2 घंटे। भाई इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर घंटे में बदलना है तो, है ना। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/12 यानी कि 2 आ जाएगा, तो 2 घंटे, 6 दिन 2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करते हैं कि ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसान तरीके सभी सवालों को करने का यहाँ पर बताया गया है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।